सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से ज़रूर से जुड़े एंड डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। ऐप में काफ़ी सारा फ्री कंटेंट है और द हिंदू की कंपाइलेशन और सब कुछ भी आपको सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट में अवेलेबल होगी। तो उसमें करंट अफेयर्स कंपाइलेशन, मेंस क्वेश्चन के कंपाइलेशन सब कुछ फ्री अवेलेबल है। तो जैसे अब जो लोग बाद में जुड़ते हैं तो कंटेंट उनके लिए बहुत यूज़फुल है। तो आप लोग फ्री में जाकर डाउनलोड कर लें। कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एक नंबर दूंगा उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। सो यहाँ पे देख लेते हैं डीप लर्निंग और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक मेंस का क्वेश्चन जो आज मैंने आपके लिए फ्रेम किया है, दैट इज़ रिलेटेड विद द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यूएस ने स्टेप लिया अगेंस्ट शूट पॉल्यूशन, क्या है डिस्कस करेंगे। नदर्न आयरलैंड और आयरलैंड के कन्फ्लिक्ट को समझेंगे। डेरिवेटिव ट्रेडिंग क्या है, इकोनॉमी का कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बिल्कुल आपके प्रीलिम्स का अच्छा प्रश्न बन जाएगा। तो ये एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर जो मैं आपको मेंस क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ दैट विल बी देयर। सो देख लेते हैं पहला मतलब क्वेश्चन देख लेते हैं। डीप लर्निंग विल प्रोवाइड सॉल्यूशन टू फ्यूचर हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसको इलस्ट्रेट करना है। जब भी आपको इलस्ट्रेट कीवर्ड होता है तो आपको इसको मतलब एग्जाम्पल के साथ बताना है। आप अपने आंसर इस टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड कर सकते हैं। द हिंदू समरी नाम से भी यूट्यूब आपका टेलीग्राम चैनल है, उसका भी लिंक मैं आपको डाल दूंगा, जिसमें आपको सिर्फ हिंदू से रिलेटेड कंटेंट और सारी चीज़ें आती रहती हैं उसमें, तो आप लोग गो थ्रू हो सकते हैं। तो ये करंट अफेयर्स का कोर्स है, ये हमारा शुरू होगा 10 तारीख से। 10 फरवरी मतलब परसों से स्टार्ट हो जाएगा। कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं उन्हीं को ज्वाइन करना है, बाकियों को नहीं करना है। और इसमें सौरभ पांडे UPSC.com पे जाओ या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी इस वेबसाइट का मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना है। क्लासेस आपको सौरभ पांडे CSE ऐप में मिलेंगी, प्लस web.saurabhpande.upsc.com पे आप लैपटॉप से भी क्लासेस लाइव कर सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स हम लोग कवर करेंगे एक एक करके। इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी जो कोर्स एक्टिव है, CSAT का कोर्स एक्टिव है। इसके बाद ये करंट अफेयर का कोर्स एक्टिव है। मेंटरशिप क्लोज्ड हो चुका है, मतलब इसको आपको ज्वाइन नहीं करना क्योंकि बैच क्लोज्ड है। उसके बाद एग्रीकल्चर ऑप्शनल का कोर्स एक्टिव है। फिर ये अभी प्रीलिम्स के बाद दोबारा स्टार्ट होगा। इसमें जो लोग आकलन सीरीज़ का पहले हिस्सा है उनको मैं दोबारा से ऐड करूँगा इसमें। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ चल रहा है, 17वां टेस्ट इस संडे को शेड्यूल्ड है। और ARC रिपोर्ट का कोर्स एक्टिव है। तो ये है, बहुत सारे और भी कोर्सेस आएंगे, आप लोग अपना एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। शुरू करते हैं। इन ब्रेक थ्रू न्यूरल नेटवर्क एक्सप्लेन हाउ इट फाउंड न्यू एंटीबायोटिक्स, ठीक है। और ये न्यूरल नेटवर्क के कंटेक्स्ट में है। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें इसमें हाईलाइटेड हैं, उसको थोड़ा सा देखते हैं। पहले तो कंटेक्स्ट देख लेते हैं जो ये चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट दैट व्हाट बेसिकली हैज़ बीन हाईलाइटेड इन दिस। सो देखो एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है ना अभी विश्व को जो फेस करनी पड़ती है, वो है जिसे हम कहते हैं कि उसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। देयर इज़ दिस टर्म कॉल्ड एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब एंटीबायोटिक क्या है, दवा है। जैसे कभी आप बीमार पड़ते हैं कुछ भी, तो आप एंटीबायोटिक का सेवन करते हैं, डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है। डॉक्टर्स की भी मजबूरी होती है। ऑल्दो जब हम एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़ करते हैं या फिर मिसयूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कुछ भी हुआ दवा खा ली, इससे क्या होता है कि जो भी मतलब डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, मान लो बैक्टीरिया है, यह है ना आपका, ये बैक्टीरिया हो गया, या डिजीज़ कॉजिंग जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, दीज डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बेसिकली अगर बात की जाए तो इनके अंदर रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो जाता है। मतलब उन पर जो असर है दवा का वो एक तरीके से ख़त्म हो जाता है। अब ये बैक्टीरिया अगर तेज़ी से स्प्रेड होते हैं, लोगों को और बीमार करते हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी जो दवाइयाँ हैं उनका असर इन पर नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस कई बार हम लोगों ने किया है, दैट इज़ रिलेटेड विथ TB, ट्यूबरकुलोसिस, जिस पे एक बैक्टीरिया है दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। अब ये बैक्टीरिया जो कि TB को कॉज करता है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज़ दैट वी कॉल इट एज TB, ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी के लिए। तो उसमें कोई भी असर, मतलब जैसे मान लो MDR TB है, इफ़ यू टॉक अबाउट MDR या XDR TB की बात करो, तो इन पे जैसे जो लेवल हैं कई दवाइयों के जो इस्तेमाल होते हैं TB के खिलाफ, वो असर आपका नहीं इन पे करती हैं। तो आपको फिर और रिसर्च करना होता है। जैसे जनरली क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरिया अगर आपके शरीर को इन्फेक्ट करेगा तो वो आपके शरीर के अंदर जाएगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, इन्फेक्ट करेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी पैथोजन या डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इस तरीके से काम करता है। अब क्या है कि जब भी आप कोई दवा का कंजम्पशन करते हैं तो वो दवा बेसिकली कुछ न कुछ तरीके से उस बैक्टीरिया को अफेक्ट
करता है, मतलब कुछ ना कुछ तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी सॉल्ट कंटेंट है दवा के अंदर वो जैसे जो ऊपरी हिस्सा है बैक्टीरिया के अंदर उसको ब्रेक कर देगा, या फिर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई ना कर पाए ऐसा कुछ करेगा, या उसको किल कर देगा। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिस माध्यम से बैक्टीरिया का खात्मा किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होता चला जा रहा है, इससे जो ऑलरेडी जो भी हम सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं या जो भी हम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं उनका असर धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। जैसे एक घर है, उस घर में है ना, मान लो ये घर है, इस घर में 4 गेट हैं, 4 में से मान लो 3 हमेशा बंद रहते हैं, एक खुला है, तो यहाँ से आदमी एंटर कर सकता है। मान लो कुछ कारणवश हो गया ये रास्ता भी बंद हो गया, तो आप दूसरा गेट खोलने का प्रयास करेंगे। तो नए कुछ सॉल्ट्स आपको ढूंढने पड़ेंगे, नए दवाइयों के फॉर्मुलेशंस ढूंढने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको मॉडलिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। मॉडलिंग मतलब ऐसा रैम्प वॉक नहीं, मतलब कई मॉडल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अच्छा ये मॉलिक्यूल है, इसका ये स्ट्रक्चर है, और इससे कहीं ना कहीं इस प्रकार से बैक्टीरिया पर इम्पैक्ट पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी पड़ेंगी। मतलब जो साइंटिस्ट हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत अधिक फोकस करना पड़ेगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे। अब जब ऐसा किया जाता है तो इसमें हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी लगता है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा भी क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स तो चलो लगता ही है, इसके अलावा समय बहुत ज़्यादा लगता है, 3 साल 5 साल कितना भी लग सकता है। लेकिन अब एक कंसेप्ट आया है जैसे जिसे कहा गया डीप लर्निंग का कंसेप्ट है। अब इसकी वजह से क्या है कि जो डीप लर्निंग है, इससे क्या है, जो एआई का एरिया है आगे डिस्कस करेंगे, तो उसमें अपने आप ही चीज़ों को जैसे मॉडलिंग हो जाएगी। मॉडलिंग का मतलब एक मॉडल क्रिएट हो जाए, अच्छा ये मॉलिक्यूल है, इनका ये असर हो सकता है। उस बेसिस पे हम नए नए मॉलिक्यूल्स सॉल्ट कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं जो कि हेल्पफुल हो सकते हैं ऐसे बैक्टीरिया पर जिन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आपका डेवलप आपका कर लिया है। अब इसमें कई कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे फोकस किया गया। एक कंसेप्ट जो हाईलाइट किया गया है दैट इज़ दिस कंसेप्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क बेसिकली क्या है, दैट लाइक हम आर्टिफिशियल जो है एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं, एआई बेस्ड सिस्टम क्रिएट करते हैं दैट इज सिमिलर टू आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन में जैसे अलग अलग ये न्यूरल सेल्स हैं वो एक्ट करते हैं। दीज न्यूरल सेल जैसे जो जिन्हें हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, दीज न्यूरॉन्स दे लाइक बहुत सारे मिलियंस में न्यूरॉन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं और जो हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर उसको बनाते हैं। तो ये पूरा है, तो इसी को एक प्रकार से इमिटेट किया जाता है और एक न्यूरल नेटवर्क आपका बनता है। अब अगर देखा जाए तो एआई बेसिकली क्या है कि जो ह्यूमन के जैसे देखा जाए तो जो ह्यूमन बिहेवियर है, पैटर्न है, हमारे इंसान किस तरीके से बिहेव करता है वो सारी चीज़ें आपका एआई के अंदर आता है। मशीन लर्निंग के अंदर क्या है आपका आता है, मशीन लर्निंग का मतलब होता है जैसे डेटा बेस्ड चीज़ों पे मशीन जो है चीज़ों को सीखती है। जैसे आप अगर पॉलिटी की किताब पढ़ोगे तो आप मान लो लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ोगे तो आपकी पॉलिटी का ज्ञान बढ़ेगा। ऐसे ही मशीन जब किसी डेटा को देखते है उस बेसिस में जो भी इनपुट उसके अंदर जाएगा उसी के बेसिस पर वो आउटपुट देगी, तो उसे मशीन लर्निंग बोलते हैं। इसका भी काफ़ी यूज़ होता है। इसके बाद उससे और डेप्थ में जाओगे तो डीप लर्निंग है। ये टेक्निक टू परफॉर्म मशीन लर्निंग इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन नेटवर्क। अब देखो डीप लर्निंग में क्या है, इट इज़ ऑल्सो मशीन लर्निंग बट इसमें न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है जो कि और हाईली एडवांस है। जैसे हमारा ब्रेन, इंसान का ब्रेन काम करता है ना, वैसे डेवलप किया जाता है। आप देखो कई वीडियोस देखोगे जिसमें जो रोबोट्स हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं और कई सारे ऐसे गेम्स खेल रहे हैं और वो सक्सेसफुल भी हैं। तो वो क्या डीप लर्निंग के कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो जैसे जैसे ये जो आपके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स आपके क्रिएट आपके किए जा रहे हैं उससे जो प्रिडिक्शन है वो और आसान हो जाती है। जनरली यही तो होता है कि अगर हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो ये आउटपुट आएगा, तो इसके लिए ट्रेनिंग और टेस्टिंग और आसान आपके लिए बन जाता है। लाइक नेटवर्क इज़ बीइंग ट्रेन टू आइडेंटिफाई जैसे मान लो अगर किसी नेटवर्क को ट्रेन किया जाता है कि अच्छा अगर आपको ऐसा दिखे तो ये कैट है, तो अब ऐसे मतलब हज़ारों कैट की पिक्चर्स उसको दे दी गई तो किसी भी प्रकार की कैट हो आइडेंटिफाई कर लेगा। तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग कुछ इस प्रकार से आपकी की जा सकती है। तो इसीलिए जो डीप लर्निंग है वो एंटीबायोटिक्स को आइडेंटिफाई करना, अच्छा कौन सी एंटीबायोटिक है, क्या उसमें बदलाव कर सकते हैं जिससे बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया के अंदर जो भी रेजिस्टेंस है वो उसको अफेक्ट ना कर सके। तो इस प्रकार को आइडेंटिफाई करने के लिए हम डीप लर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे प्रॉपर मॉडलिंग की जा सकती है। MRSA मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाइफ्लोकोकस ऑरियस, मतलब ये बैक्टीरिया है जो कि रेजिस्टेंट है, और एक VRE करके है आपका, ये भी एक तरीके से आप कह सकते हैं VRE दैट इज़ वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकस
काई करके है, तो ये सब बैक्टीरियाज है जो धीरे धीरे रेजिस्टेंस इन्होंने डेवलप किए हैं, और इनकी वजह से वी कैन ऑल्सो से काफ़ी सारे जो डेथ भी हो रहे हैं। जैसे एक यूएस का ही डेटा है, इसमें कहा गया कि ये बैक्टीरिया है लगभग 5,400 डेथ यूएस में 2017 में आपका किया गया है। सो कैसे कोई कंपाउंड है, जैसे कोई मॉलिक्यूल है, केमिकल है, जिसके बेसिस पे दवा बनती है, उसको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं दैट विल अगेन जो ऐसे बैक्टीरिया है इनको आगे ग्रो नहीं करने दे या इन पर ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो। तो इसके लिए फिर हम जो है डीप लर्निंग के माध्यम से और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम डेवलप कर सकते हैं, इनके स्टडी कर सकते हैं, इनका क्या आउटपुट हो सकता है, ये सब चीज़ें पॉसिबल आपका है। तो ये एक एग्जांपल के रूप में आप कोट कर सकते हो, यू कैन कोट। जैसे इसमें एक मॉलिक्यूल्स भी दिया है, जैसे ये एक है N22 क्लोरोफिनॉइलक्स इथाइल एनिलीन करके एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है। तो अब जैसे इसके बेसिस पे हम मतलब ऐसी एंटीबायोटिक्स भी बना सकते हैं जिन पर बैक्टीरिया का इतना असर ना पड़े। देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ दिस। नेक्स्ट देखते हैं, बाइडेन गवर्नमेंट सेट टाइटर स्टैंडर्ड्स फॉर सूट पॉल्यूशन के ऊपर है, तो ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने और टफ स्टैंड्स रखे हैं सूट पॉल्यूशन के लिए। सूट क्या होता है, जैसे मान लो ये जैसे ये जल रहा है ना आपका ये पूरा, अब इसमें ये धुआं जल रहा है, इसमें बहुत सारे सूट कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे है ना। तो जैसे मान लो PM2.5 का होता है पार्टिकुलेट मैटर। सूट जो पार्टिकल्स है दे आर ऑल्सो अ पार्टिकुलेट मैटर, जिनकी साइज के बेसिस में डिवीजन है। जैसे PM2.5, तो ये 2.5 साइज है, 10, 50 to 70, ठीक है। तो ये PM है ना, तो पिकोमीटर ये साइज़ है। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखना कि ये सूट पार्टिकल की साइज़ इतनी है, डस्ट पार्टिकल की इतनी होती है, ह्यूमन हेयर की साइज़ इतनी होती है, फाइन बीच सैंड की साइज़ इतनी होती है। तो ये पार्टिकल 2.5, तो इनके पॉल्यूशन की वजह से, इसके पॉल्यूशन की, जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री है, अब मैन्युफैक्चरिंग खासतौर से इंडस्ट्री है, उसमें अगर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें धुआं निकल रहा है तो सूट पार्टिकल्स भी निकलेंगे और वो काफ़ी अधिक पॉल्यूशन कॉज करेंगे और नुकसान भी हमारे शरीर को काफ़ी अधिक कर सकते हैं। तो जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं फ्रॉम टेल पाइप्स, स्मोक टैग्स, बहुत सारे ऐसे जो पार्टिकल्स हैं, इनके लिए स्टैंडर्ड्स जो हैं सेट किए गए हैं। तो ऑल्दो ये ज़रूर से कहा जा रहा है कि इससे जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स हैं वो काफ़ी लॉस होगी, क्योंकि फिर काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेशन की तरफ जा सकती हैं या हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है, जिससे कि वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अफेक्ट होगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर अफेक्ट होगा तो फिर जॉब का भी लॉस होगा। तो अभी भी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी रिड्यूस हो रही है। तो उस स्थिति में ये चीज़ें थोड़ा सा और एक चैलेंज जो है वो लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द हिस्ट्री ऑफ नदर्न आयरलैंड कन्फ्लिक्ट। अब ये हम लोग देखो इस पर एक जो कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे, आखिर नदर्न आयरलैंड का कन्फ्लिक्ट है उसके पीछे क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, एक एक करके वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले 5am सीरीज़ वाला जो वीडियो है मैंने डाल दिया है, उसको प्लीज़ गो थ्रू हो, है ना, आलस ना करें। बार बार मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा। इस पर जब भी फिलहाल के लिए मैंने स्पीसीज़ के लगभग 6 से 7 वीडियोस उसमें डाल दिए हैं, और स्पीसीज़ के नाम पे एक आपका वो भी है प्लेलिस्ट है, तो खाली स्पीसीज़ देखना चाहते हो तो वो देख के शॉर्ट में नोट्स बना लेना, बहुत हेल्पफुल है। हर साल प्रीलिम्स के अंदर 4-5 प्रश्न इन एरियाज से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आते हैं। बाद में नहीं हो पाएगा, आपसे दिक्कत होगी, तो इट्स बेटर कि आप इसको थोड़ा सा फोकस करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो देख लें। 24 की तैयारी कर रहे हैं, 25 की तैयारी कर रहे हैं, 26 की कर रहे हैं तो अभी ना देखें, थोड़ा वेट करें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेशन लाइक जरूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हिस्ट्री ऑफ अ नदर्न आइलैंड कन्फ्लिक्ट, इसको देखते हैं क्या बात है इसके अंदर। तो पहले तो ये आप देख लो कि नदर्न आइलैंड कहाँ लोकेटेड है। ये आपका है, ये कमेंट सेक्शन बताओ इस समुद्र का नाम क्या है, अगल बगल दोनों समुद्र जो हैं। ये नदर्न आइलैंड है, दिस इज़ नदर्न आइलैंड, जैसे दिस इज़ अदर नदर्न आइलैंड, ये आयरलैंड। अब आप ये देखो, अभी इसके कॉज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब इंडिया की जो हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप है, ये जो हमारी डाइवर्सिटी है, उसको आप अप्रिशिएट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? बिकॉज आप ये देखो कि छोटा सा जो एक रिलीजियस डिफरेंस है, जैसे मान लो इस्लामिक वर्ल्ड में सिया सुन्नी का होता है, ऐसे ही क्रिश्चियंस में भी होता है, सेक्ट्स में वो भी डिवाइडेड होते हैं। तो बस ये सेक्ट में डिवाइडेड हैं तो इसी में लड़ते भिड़ते रहे ये लोग। इंडियन कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई मतलब आज तक, ऑल्दो जैसे पार्टीशन की बात करें तो वो ज़रूर से हुआ है, रिलीजियस बेस्ड पार्टीशन ज़रूर से हुआ था, उसमें ब्रिटिशर्स का बड़ा एक रोल था और पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी बहुत सारे थे, तो वो अलग डिबेट का इशू है। लेकिन जो को एग्जिस्टेंस इंडियन सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टिंग डिफरेंट डाइवर्सिटी, वो बहुत ह्यूज है और वही एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप कह सकते हो कि जो हमारा नेचर है,
भारतीय समाज का, उसको उसकी अगर हम बात करें तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इसको मेंटेन करके रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो डाइवर्सिटी है वो डाइवर्सिटी जब तक मेंटेन रहती है तब तक हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप भी एक प्रकार से सही रहता है, कन्फ्लिक्ट के चांसेस भी कम रहते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ऊपर नदर्न आइलैंड है, इधर आयरलैंड की अगर बात की जाए, अब नदर्न आइलैंड की बात करें तो कैसे बना ये। नदर्न आइलैंड जो है वो लगभग यहाँ पे सिविल वॉर चली 1968 से लेकर 1998 में। इसका नाम द ट्रबल्स था, तो आप याद रखो, ट्रबल्स शब्द न्यूज़ में रिसेंटली था, तो ये क्या था। अब इसमें दो उसमें पॉलिटिकल पार्टी, एक रिपब्लिकन्स हैं, एक यूनियनिस्ट हैं, ठीक है। तो इनके बीच हुआ, लगभग 3,500 लोग मरे इसमें। और ये रिलीजियस आस्पेक्ट से रिलेटेड, जैसे रिपब्लिकन्स हैं वो कैथोलिक थे, यूनियनिस्ट थे वो प्रोटेस्टेंट्स थे। तो अब ये देखो, दोनों तो क्रिश्चियंस ही हैं लेकिन दो डिफरेंट सेक्ट्स में आपका डिवाइडेड है। नदर्न आइलैंड जो है फॉर्मली उल्स्टर प्रोविंस का हिस्सा था, जो कि आज के समय में जो आइलैंड के नदर्न पार्ट में लोकेटेड था। रिलीजियस वॉर आपकी शुरू हुई, लाइक यूरोप में चली, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के बीच में। और ये इसका प्रेजेंस, ये जो रीजन है उल्स्टर, वहाँ भी देखने को मिला, वहाँ भी काफ़ी हद तक देखने को मिला। और जो ब्रिटेन्स थे, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, वो इस रीजन को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रहे थे। तो जो ग्रोइंग रेजिस्टेंस कॉलोनियल जो इंग्लिश रूल है उसके खिलाफ भी रहा। जैसे एक पोटैटो फैमिन 1845 के अंदर आया था, उसमें बहुत सारे, लगभग 1 मिलियन आयरिश लोग मरे थे। तो इस बीमारी की वजह से और पोटैटो है तो उसमें काफ़ी लोग मरे भी, खाने को नहीं था, तो स्टार्वेशन से, भुखमरी से उनकी जो है आपका रहे। और फिर जो भी रिलीजियस डिफरेंसेस थे और जो भी गैप था वो और बढ़ता चला गया, बीच में जो गैप है वो और अधिक बढ़ता चला गया। 1916 के अंदर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का था, उस समय आयरलैंड रोज अप इन आर्म्स अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल, और अंडर द रिपब्लिक आयरिश रिपब्लिकन आर्मी इसका गठन करके, और जो ब्रिटिशर्स थे उनके खिलाफ वॉर जो है वो आपकी की गई। एंड बाद में फिर जो वॉर हुई उसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई 1921 की, जहाँ पे इंडिपेंडेंस मिला फाइनली अप्रैल 10 1998 में। एक मतलब फिर बीच में भी बहुत सारा कन्फ्लिक्ट चला इस पूरे 70 साल के अंदर। फिर उसके बाद एक गुड फ्राइडे एग्रीमेंट भी हुआ, जो कि 1998 के अंदर हुआ, साइन बेलफास्ट एग्रीमेंट भी इसको बोलता है। और इसके बाद फिर जो भी सिविल वॉर की स्थिति बनी थी बीच में, क्योंकि वो एक सेक्टोरियन डिवीज़न हो गया था, वो कैथोलिक्स थे और इधर प्रोटेस्टेंट्स थे, तो आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे। तो उसको मीट करने के लिए गुड फ्राइडे एग्रीमेंट साइन किया गया। उसमें कुछ चीज़ें रखी गई, जैसे फॉर एग्जांपल उसमें कुछ पॉइंट्स थे, एक प्रकार, क्योंकि एक पीस ट्रीटी थी और जो भी दोनों की डिमांड थे उसको समझा गया। 3 मेजर एस्पेक्ट थे। पहला, जो नदर्न आयरलैंड गवर्नमेंट है वो फॉर्म होगी, सोवरेन रहेगी, विशेज ऑफ बोथ रिपब्लिकन्स एंड यूनियनिस्ट, एंड दे वुड शेयर गवर्नेंस इक्वली। दोनों जो गवर्नेंस है दोनों को इक्वली शेयर करेंगे। जो पीपल है नदर्न आयरलैंड के, वो अगर चाहें तो रीयूनिफिकेशन विद आयरलैंड कर सकते हैं एनी टाइम, रेफरेंडम के बाद उनको चाहे तो वो दोबारा से आयरलैंड से जुड़ सकते हैं। सिटीजन्स जो है नदर्न आयरलैंड के, वो आयरिश या ब्रिटिश नेशनलिटी ले सकते हैं, और जो भी बॉर्डर है उसको एबॉलिश किया गया। और फिर उसके बाद फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस यूके एंड आयरलैंड, वो भी आपका अलाउ किया, मतलब ईजिली लोग मूव कर सकते हैं, किसी प्रकार का उसमें भी कंपल्शन या ऐसा रिस्ट्रिक्शंस बहुत अधिक इम्पोज नहीं किए गए। तो ये सब कुछ आपके गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई। तो देखो, इसमें हमें बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाना, आपका इंटरेस्ट है तो आप रीड कर सकते हो। मैंने एक सेलेक्टिव कंटेंट पिक किया है कि हमें आइडिया होना चाहिए कि अच्छा गुड फ्राइडे एग्रीमेंट क्या है, या फिर क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है नदर्न आयरलैंड और आयरलैंड के बीच, आज का जो नदर्न आयरलैंड और आयरलैंड है उनके बीच जो स्थिति बनी है, तो उनके बीच में वो क्या है, वो स्थिति है, उसके पीछे क्या कारण है, रिलीजियस कंटेक्स्ट कैसे कारण है। तो देखो, समाज कितना भी पढ़ जाए, कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन आइडेंटिटी से नहीं भाग पाता है। आप खुद देखो ना, मतलब यूके की, मतलब यूरोप की बात करो तो हम ये मानते हैं ना कि बहुत पढ़ा लिखा सोसाइटी है, बहुत सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनमें भी मैक्सिमम लोग क्रिश्चियंस थे, लेकिन आपस में जो प्रोटेस्टेंट्स थे और कैथलिक्स थे, बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था, पता नहीं कितने लोगों की डेथ हुई थी उसमें। तो ये एक मतलब पढ़ाई लिखाई सिर्फ जो है वो मतलब इतना माइंड को मैच्योर नहीं कर पाती है जो कि हमें अपनी आइडेंटिटी से ऊपर लेकर जा सके। एक आदमी जो पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं होगा वो बाकायदा ज़्यादा उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन किस कास्ट से है, कौन किस रिलीजन से है। वो थोड़ा सा, मतलब जो पुराने लोग होते थे वो आपको मिल जाएंगे ऐसे, लेकिन जितना हमारा नॉलेज बढ़ता जाता है हम अपना जो आइडेंटिटी का डिवीज़न उसको इंक्रीज़ करते चले जाते हैं। हम अपना इंटेलेक्ट का इस्तेमाल डिफरेंट आइडेंटिटी को कट करने का यूज़ करते हैं। हम अपने इंटेलेक्ट को एक सीजर की तरह काम यूज़ में लेते हैं।
है ना, कि जैसे अच्छा मैं हिंदू हूँ, वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, वो एक्स वाई जेड है, इस टाइप से हम डिवाइड कर लेते हैं और हम उसी अपनी आइडेंटिटी को ही प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आर्गूमेंट्स को स्प्रेड करते हैं। अब आज के समय में डिजिटल टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया के कंटेक्स्ट में वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुका है, बहुत तेज़ी से जो है वो इंक्रीज़ हो गया। तो इसमें देखो एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि हम, हमारा सोसाइटी किसको रोल मॉडल मानती है। आपको हर तरीके के इंसान मिल जाएंगे, बट आज के समय में देखो सोशल मीडिया है या टीवी चैनल्स में देखो तो जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट थॉट कैरी करते हैं उनको बिठाया जाता है, जिससे समाज ज़्यादा से ज़्यादा पोलराइज्ड हो, उसी तरीके की बातें हों। तो ये थोड़ा सा हमें देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम ऐसे लोगों को भी सामने लेकर आ सकते हैं, क्योंकि देखो मैक्सिमम ऐसे ही लोग हैं जो जो एक प्रकार से एक बैलेंस्ड ओपिनियन रखते हैं, एक्सट्रीम थॉट्स कैरी नहीं करते, क्योंकि हमें को एग्जिस्ट करना है सोसाइटी के अंदर, हमें को एग्जिस्ट करना है। अगर मान लो कोई डिस्प्यूट है, कोई कोई कारण है, तो उसको हम कैसे दूर करें, बातचीत के माध्यम से, या फिर जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म है देश के अंदर उसका इस्तेमाल करके हम चीज़ों को कैसे जो है दूर कर सकते हैं, बहस कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें देखने वाली बातें हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंडेक्स डेरिवेटिव ट्रेडिंग के अंदर ये है कि इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव ट्रेडिंग, क्या मतलब है डेरिवेटिव ट्रेडिंग का? मतलब है तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। देखो इसको सिंपल सी बात है कि एक थोड़ा सा मैं एग्जांपल देता हूँ जो लिखा है, फिर आप समझ लेना। जैसे मान लो कोई भी एसेट है, एक एसेट है, कोई भी एसेट आप ले लो, जैसे कोई भी एसेट, एसेट का मतलब होता है जिसमें आपको रिटर्न मिले बाद में, ना, उसको हम एसेट कहेंगे, और रिटर्न इंक्रीज हो सकता है। तो सपोज करो कि कोई भी ले लो, कोई एक चीज़ है, एक्स है, एक्स कोई प्रोडक्ट है, तो ना ये ए है और बी है, दो दो लोग हैं, ए और बी हैं। अब एक्स कोई चीज़ है, तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया आपस में और कहा कि देखो ये जो एक्स है ना, एक्स को हम अगले साल 15 तारीख को हम साथ में ख़रीद लें। मतलब मान लो आज प्राइस इसका 10 है, तो 20 रुपये में जो है हम खरीद बेच सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में होता है। तो क्या होता है कि ये आपस में इस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे और उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदना बेचना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये बेसिकली जब हम डेरिवेटिव शब्द का यूज़ करते हैं तो ये क्या है, ये एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इन्वेस्टर्स को अलाउ करता है कि किसी एसेट को फ्यूचर डेट में सेल कर सकता है वो। तो मान लो एक्स कोई एसेट है, उससे रिलेटेड एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, उस फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट को हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं। उस डेरिवेटिव्स को आप खरीद बेच सकते हो। अब जैसे ही मान लो कि आपने कहा कि अच्छा अगले साल 15 तारीख को उसका समय ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर वो खरीदा या बेचा जा आपका बेचा जा सकता है। सो डेरिवेटिव ट्रेडिंग जो है बेसिकली शेयर मार्केट के अंदर इट्स बेटर देन बाइंग द अंडरलाइंग एसेट सिंस द गेन कैन बी सब्सटेंशियली इन्फ्लेमेटेड। तो ये है कि मतलब शेयर मार्केट में डेरिवेटिव ट्रेडिंग काफ़ी अधिक आपकी की जाती है। जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स दो तरीके से होते हैं, एक फ्यूचर होता है, एक ऑप्शन होता है। फ्यूचर का मतलब क्या है कि पहले से ही जो है एक लीगल ऑब्लिगेशन में आते हैं कि फॉर एग्जांपल कि मान लो प्राइस फिक्स उन्होंने कर लिया है, डेट फिक्स कर लिया है, और लाइक फॉर एग्जांपल द सेलर प्रिडिक्ट द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट फॉर अ स्पेसिफिक फ्यूचर डेट, और उसमें फिर वो अपना सेल कर सकता है, ठीक है, और जो सामने वाला खरीद सकता है। तो वो फ्यूचर डेट में डेट पहले से रहती है, फिक्स्ड रहती है। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि लाइक इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस आर डिफरेंट। इन फ्यूचर बोथ द बायर्स एंड सेलर्स आर अंडर द लीगल ऑब्लिगेशन टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट ऑन एक्सपायरी। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको दोनों को मानना पड़ेगा। इन केस ऑफ ऑप्शन जो बायर और सेलर है वो बाय या सेल कर सकते हैं बिफोर द एक्सपायरी। मतलब जो डेट है या जो भी कॉन्ट्रैक्ट के डेट है ख़त्म होने का, उससे पहले ही बाय या सेल कर सकते हैं अपने राइट्स को। और ये कॉन्ट्रैक्ट में उसमें मेंशन भी होता है। अब इसमें दो होते हैं ऑप्शन, एक होता है कॉल ऑप्शन होता है, एक पुट ऑप्शन होता है। इन्वेस्टर जो है वो दे कैन बाय अ कॉल ऑप्शन व्हेन दे आर कॉन्फिडेंट दैट द अंडरलाइंग एसेट विल गो अप। मतलब ऑप्शन के अंदर भी देखो, फ्यूचर के अंदर तो हमने ये डिसाइड किया कि एक फिक्स डेट है, उसी के एक्सपायरी के बाद ही सेल करेंगे। और ऑप्शन के केस में बिफोर द एक्सपायरी डेट आप सेल खरीद बेच सकते हो। उसमें भी दो ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शन होता है, पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में जब ये रहता है कि हाँ अब इसका जो प्राइस है, जो एसेट है, इट विल गो अप। पुट ऑप्शन का है जब ये लगता है कि हाँ जो प्राइस है ऑफ द अंडरलाइंग एसेट वो नीचे जाएगा। तो दोनों ये कॉल और पुट ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करें तो टाइप्स दो तरीके से होते हैं। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बता दिया है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने आपको बता दिया है। एक ऑप्शन होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्या है, ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है दोनों के बीच में, दो पार्टीज़ के बीच में, जिसमें प्री डिटरमाइंड मतलब क्वांटिटी भी और प्राइस भी
किसी भी सिक्योरिटी का वो एक्सपायरी डेट से पहले किया जाता है। जैसे आपने क्वांटिटी भी डिफाइन कर दी, प्राइस भी उसका डिफाइन कर दिया, और जो भी एक्सपायरी डेट है उससे पहले ही फिर उसका मतलब उसको एग्जीक्यूट किया जाता है एक डिफाइंड उसको। तो लाइक फ्यूचर फॉरवर्ड ऑब्लिगेट्स बोथ पार्टी टू एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द एक्सपायरी डेट। तो दोनों पार्टी बिफोर द एक्सपायरी डेट। इन्वेस्टर दे कैन ओनली ट्रेड सच कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग एन ओवर द काउंटर ट्रेडिंग मार्केट रादर देन सुपरवाइज स्टॉक मार्केट। मतलब ये डिफरेंट, मतलब इसमें जैसे अगर आप देखो ना फॉरवर्ड की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम कोई कमोडिटीज़ का भी इस्तेमाल करते हैं, लाइक यू हैव एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको भी उसके जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है डेरिवेटिव्स को खरीदा बेचा जा सकता है। इनके लिए स्पेसिफिक आपका ओवर द काउंटर ट्रेडिंग मार्केट का इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक स्वैप होता है। स्वैप में क्या होता है, दोनों पार्टी स्वैप करती हैं। जैसे मान लो जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट में जो भी फाइनेंशियल जिम्मेदारियां हैं या आपकी है ना ऑब्लिगेशंस हैं या जिम्मेदारियां हैं, तो उसको वो स्वैप कर सकते हैं। मान लो दो लोग हैं ए और बी, तो दोनों स्वैप कर सकते हैं। मतलब ये दोनों एग्री करके अच्छा ठीक है ये फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अब आप नहीं संभालो और लाइबिलिटी मैं संभाल लेता हूँ, इस टाइप से। तो उसमें वो कुछ चीज़ें फिक्स कर लेते होंगे, जैसे कि इतना अमाउंट आप ट्रांसफ़र करो, उतना अमाउंट हम ट्रांसफ़र करते हैं उस बेसिस में। तो ये इसे स्वैप्स भी बोलते हैं। तो ये स्वैप्स हो गया, फॉरवर्ड हो गया, ऑप्शन हो गया और फ्यूचर हो गया, ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग के अंदर आता है। अब ये सब चीज़ें पेपर में नहीं है, बट ये जैसे मैंने आपको कहा ये एडवांस करंट अफेयर्स है जो कि आपको यूपीएससी के लिए ज़रूरी है। तो उस बेसिस में हमारा डिस्कशन भी होता है इसमें। वी ट्राई टू अवॉइड दो एंटरटेनमेंट बेस्ड वीडियोज़ हैं। चलो मेंस का क्वेश्चन देख लो। डीप लर्निंग विल प्रोवाइड सॉल्यूशन टू फ्यूचर हेल्थ प्रॉब्लम्स, इलस्ट्रेट 10 नंबर में लिखना है। आप अपने आंसर सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे कर सकते हैं, भेज सकते हैं। इस नंबर पे कोई क्वेरी है तो आप मुझे जरूर से मैसेज करें। डिटेल कोर्स करंट अफेयर्स का 2 साल का, जिसमें ये सारे सब्जेक्ट्स मैं कवर करूँगा, इनके बेसिस पर जो भी टॉपिक्स हैं उनको कवर होंगे, तो इसको प्लीज़ मिस ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं या डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप में कर सकते हैं। अभी 30% ऑफ है, ठीक है, 30% ऑफ चल रहा है। 10 तारीख से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा कंटेंट होगा, बाद में हो सकता है आप ये सब चीज़ें कवर ना कर पाओ, ऑल दो बाद में भी वीडियो आपको अवेलेबल रहेगा, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो इस ऐप को डाउनलोड करना है। अभी कोर्स जो एक्टिव है, तो CSAT का कोर्स एक्टिव है, उसके बाद करंट अफेयर्स का कोर्स एक्टिव है, मेंटर क्लोज्ड है, मेंटरशिप प्रोग्राम क्लोज्ड है प्रीलिम्स के लिए। हाँ, होल ईयर के लिए मैं मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर आऊँगा, तो मैं आपको जानकारी दूंगा। उसके बाद एग्रीकल्चर ऑप्शनल की बात करें तो वो भी है। उसके बाद डेली आंसर राइटिंग अभी ये क्लोज्ड है, ये दोबारा से प्रीलिम्स के बाद थोड़ा एडवांस उसमें रहेगा, और इसमें आप लोग जो है ज़रूर से हिस्सा बने। अभी नहीं, बाद में, अभी ज्वाइन नहीं करना है। और फिर उसके बाद हाँ, जो आकलन सीरीज़ में पहले जो लोग जुड़ गए थे उनको मैं दोबारा से ऐड कर दूंगा इसमें। फिर UPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एडवांस करंट अफेयर्स में इसका 17वां टेस्ट इस संडे को है, और ये ARC रिपोर्ट जो है वो है ही। टोटल 50 टेस्ट हैं, तो ये सब ध्यान रखना है आपको। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर इस सेशन का आपको ये PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।